आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम सीखने के वक्र देखेंगे, कर्व ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले कर्व क्या होता है यह समझना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, मनुष्य या बालक दिन प्रतिदिन, मानव है या कोई बालक है, वो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की तीव्रता में तेजी वृद्धि भी हो सकती है, उत्सुकता ज़्यादा हो सकती है और कभी वो मंद भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है, उसके कोई भी व्यक्ति के कार्य करने का जो क्रम होता है वो तेजी से बढ़ता हुआ एकदम तेजी से काम करना शुरू कर दे और फिर बीच में मध्यम गति प्राप्त कर ले और अंत में वो थकान महसूस करके और परेशान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार सीखने का कार्य भी जो है वो उसका वक्र खींचा जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सीखने का वक्र, सीखने में होने वाली अवनति, डिसइम्प्रूवमेंट और अवनति और या उन्नति यानी इंप्रूवमेंट को व्यक्त करता है। हमें जो वक्र दिखाता है, जो खींचा जाता है ग्राफ पर, वो सीखने की क्रिया में बालक में किस दर से वृद्धि हुई और कहां पर वो कमी हुई और फिर कहां पर वो स्थिर रह गई। इस तरीके से अवनति, उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो गेटस ने इस संदर्भ में कहा कि सीखने के वक्र का अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा यानी क्वांटिटी, उसकी गति, उसके स्पीड, किस गति से कोई बालक जो है शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसकी उन्नति, उसके भविष्य के बारे में जो है शिक्षक उसके वक्र को देख करके, उसके उतार चढ़ाव को देख करके और बता सकता है कि ये भविष्य में आगे मैथ में अच्छा है या विज्ञान में अच्छा है या साइकोलॉजी में अच्छा है। तो ये एक शिक्षक जो है उसके उतार चढ़ाव को देख करके ही, उसके व्यवहार का आकलन करके ही पता चलाता है। तो उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। तो गति, मात्रा की और उन्नति की सीमाओं का ग्राफ प्रदर्शित करते हैं ये वक्र। अब देखिए, ग्राफ को 3 स्टेजों में बांटा गया है। तो पहले तो हम ये देखें कि सीखने में उन्नति होती है, इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। तो स्टर्ड और ऑकडम ने कहा कि उन्नति की गति सदैव समान नहीं होती, यानी किसी में कोई बात का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चाहे हमारे सीखने का हो रहा है या कोई कार्य कर रहे हैं हम या कोई योजना बना रहे हैं, तो उसकी उन्नति की गति समान नहीं होती, एक समान स्थिर नहीं रहता। आप ही देख लीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन एक समान नहीं होता या लगातार वृद्धि हमारे शरीर में नहीं होती, एक समय में आकर के वो स्थिर भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि उन्नति की गति यानी उसकी जो इंप्रूवमेंट की गति है वो समान नहीं होती। अंतिम अवस्था यानी लास्ट स्टेज की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति की गति तीव्र पाई जाती है। अगर कोई बालक को मैं मैथ पढ़ाना शुरू कर दूं और उसे अच्छी तरीके से मैं देखो, तो वो बालक शुरू में मैथ के प्रति जागरूक होगा, लेकिन जैसे जैसे कुछ जटिलताएं आती जाएंगी उसकी जो है उतार होता जाएगा और अगर वो बार बार सफल होता गया तो उसकी उन्नति ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आई होप मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि अंतिम अवस्था जो है वो उसमें जो आपका इम्प्रूवमेंट है वो फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा होता है लास्ट स्टेज की तुलना में। तो फर्स्ट स्टेज के बारे में हम गेट्स ने कहा कि सीखने की प्रारंभिक गति तीव्र होती है। शुरू में कोई भी कैसा कार्य लर्निंग का किया जाए, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो हमारे व्यवहार से संबंधित हो, हमारे संस्कारों से संबंधित हो या हमारे जो है व्यवसाय से संबंधित हो, तो सीखने की प्रारंभिक गति तीव्र होती है, उसमें लगन पाई जाती है।
व्यक्ति में, बालक में लगन पाई जाती है और शिक्षक भी जो है फर्स्ट क्लास लेता है तो उसको पढ़ाने में, उसकी गति में ज़्यादा तीव्रता होगी। पर इसको किसी भी दशा में सार्वभौमिक नहीं कह सकते, यानी यूनिवर्सल नहीं कह सकते कि सदा ही ऐसा होगा कि प्रारंभिक अवस्था में हर व्यक्ति ही तीव्रता से सीखेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई मंद बुद्धि वाला है तो वो पहले सीखने में टाइम भी लगा सकता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। इसे हम सार्वभौमिक नहीं कह सकते कि प्रारंभ में गति तीव्र होती है। हाँ, 90% हो सकती है, 10% तो प्रारंभिक स्थिति में कई बालकों की सीखने की स्थिति कमजोर पाई जाती है। फिर इसके बाद मध्य अवस्था की बात करते हैं। तो स्किनर ने इसके बारे में कहा कि प्रतिदिन उतार चढ़ाव होता है। मध्य अवस्था जब आती है कोई भी कार्य करने की, सीखने की या शिक्षा की, तो उसमें डाउन और अप होते हैं, उतार और चढ़ाव होता है। पर सीखने वाले की सामान्य प्रगति एक निश्चित होती है। हालांकि उतार चढ़ाव होंगे लेकिन उसकी एक निश्चित जो है दर बनी जाएगी, वो सीखने का कार्य लगातार करता रहेगा। तो इसके बाद जो है स्किनर ने जो है एक अंतिम अवस्था और बताई। अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज, उसके बारे में कहा कि सीखने की अंतिम अवस्था बहुत धीमी होती है, कि अंतिम अवस्था जब कोई कार्य को सीखने की होती है तो वो मंद हो जाती है, परंतु उसकी लिमिट यानी सीमा वो क्या होती है, चरम, यानी अपने शिखरतम मान पर होती है, उच्चतम मान पर होती है सीखने की। तो इस अंतिम अवस्था के बारे में हम यूं कह सकते हैं कि सिद्धांत रूप में तो सीखने में उन्नति की पूर्ण सीमा संभव है अंतिम अवस्था में, पर व्यवहार में कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति का सीखना पूर्ण हो चुका है। किसी को हम 100% शिक्षित नहीं कह सकते, उसको सर्वगुण संपन्न नहीं कह सकते। आज मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो मैं भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि सबसे अच्छी साइकोलॉजी मैं पढ़ाता हूं या मुझे पूरी नॉलेज है। हो सकता है मुझे भी और कुछ बच्चों से ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपका कोई कमेंट, मुझे एक नया शब्द सिखा जाए, तो सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। इसकी कोई अंतिम अवस्था नहीं है व्यवहार में। सीखने की सीमा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस